नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 प्राइम टाइम शो सुपर प्राइम टाइम। शुरुआत बड़ी खबर से। यूक्रेन नहीं कर सकेगा अटैक एमएस से हमले। बड़ी खबर है, ट्रंप ने बाइडेन के फैसले को गलत बताया। अटैक एमएस हमले से जंग और भड़केगी, ये कहा है ट्रंप ने। ट्रंप सत्ता संभालते ही ये फैसला बदल सकते हैं। अटैक एमएस से हमले की छूट खत्म कर देंगे ट्रंप। तो यूक्रेन ने तीसरी बार रूस की धरती पर अमेरिकी अटैक एमएस मिसाइल से हमले किए। इन हमलों से रूस के तेल डिपो और एयरबेस को बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान हुआ है पुतिन के डूम्सडे प्लेन IL-86 को। रूस के तगनरोग एयरबेस पर खड़े इस विमान पर हमले से पुतिन का क्रोध भड़क उठा है। यह विशेष विमान न्यूक्लियर इमरजेंसी में प्रयोग के लिए डिजाइन किया गया है। इस हमले के बाद क्रेमलिन ने अमेरिका और यूरोप के साथ सीधी जंग की योजना तैयार करनी शुरू कर दी है। रूस के नागरिकों को यूरोप, कनाडा और अमेरिका की यात्रा ना करने की सलाह दी गई है। देखिए क्या है पुतिन का कीव नेटो का संयुक्त संघार प्लान। दिसंबर की रात को यूक्रेन ने एक बार फिर रूस पर हमला किया, लेकिन यह हमला यूक्रेन की भयंकर भूल साबित हो सकता है। 11 दिसंबर की रात रूस का रोस्तोव क्षेत्र 10 से ज्यादा भीषण धमाकों से दहल उठा। रोस्तोव के अलग अलग इलाकों में धमाके सुने गए और ऊंची ऊंची लपटें नजर आने लगी। यूक्रेन ने बीती रात रूस के रोस्तोव क्षेत्र पर यूएस मेड अटैक एमएस लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमले किए। रूस ने कहा है कि यूक्रेन ने 6 मिसाइल हमले किए। रूसी डिफेंस सिस्टम ने 4 मिसाइलों को हवा में नष्ट कर दिया। मिसाइलों का मलबा गिरने से मामूली नुकसान की रिपोर्ट है। लेकिन यूक्रेनी मीडिया का दावा है कि मिसाइल फोर्सेस के हमले सटीक रहे और रूस को इन हमलों में बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। यूक्रेन का टारगेट बना है रोस्तोव का तगनरोग एयरबेस। रोस्तोव में रूस का तगनरोग एयरबेस है। यहां रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर और फाइटर जेट तैनात रहते हैं। यूक्रेन ने इसी एयरबेस पर अटैक एमएस मिसाइलों से हमले किए हैं। यूक्रेन का दावा है कि इस एयरबेस पर बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। एयरबेस पर पुतिन का विशेष विमान IL-86 भी होने की रिपोर्ट है। वेस्टर्न मीडिया का दावा है कि अब तक रूस की जमीन पर विदेशी हथियारों से हुए हमलों में यह सबसे बड़ा और सबसे हानिकारक हमला हो सकता है। यूक्रेन का दावा है कि अटैक एमएस हमले में रूस की बिरीव एयरक्राफ्ट कंपनी भी तबाह हो गई। ये कंपनी रूस के A-50 अवैक्स के पुर्जे बनाती है। इसके साथ ही पुतिन के विशेष विमान IL-86 का मेंटेनेंस भी इसी कंपनी की जिम्मेदारी है। इसके अलावा यूक्रेन ने रूस के क्रास्नी हाइड्रोप्रेस प्लांट पर भी हमले किए हैं।
ये कंपनी रूसी टैक्टिकल मिसाइलों के पुर्जे बनाती है। रोस्टोव के साथ साथ यूक्रेन ने ब्रियांस्क में ऑयल रिफाइनरी पर हमले किए। इससे रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। यूक्रेन ने ब्रियांस्क में रुजबा ऑयल पाइपलाइन पर भी हमले किए हैं। यूरोपीय देशों को तेल सप्लाई करने वाली ये पाइपलाइन यूक्रेन के हमले में ध्वस्त हो गई और आग लग गई। ब्रियांस्क पर हमले के लिए यूक्रेन ने एयरक्राफ्ट टाइप कामिकाज़ी ड्रोन का इस्तेमाल किया है। लेकिन सबसे बड़े नुकसान का दावा यह है कि तगनरोग एयरबेस पर तैनात पुलिस के डूम्सडे प्लेन को भी नुकसान पहुंचा है। पुतिन के इस विमान पर हमले का मतलब रूसी संप्रभुता पर हमला हो सकता है। पुतिन का यह विशेष विमान न्यूक्लियर युद्ध के लिए डिजाइन किया गया है। न्यूक्लियर इमरजेंसी में इस विमान का प्रयोग किया जाएगा। तो पुतिन के डूम्सडे प्लेन का आधिकारिक नाम है इल्यूशिन IL-86। इस प्लेन को फ्लाइंग क्रेमलिन कहा जाता है। इसके अंदर पुतिन के दफ्तर का हर कमांड और कंट्रोल सेंटर है। इसको परमाणु हमले के समय इस्तेमाल किया जाता है। हवा से ही राष्ट्रपति परमाणु हमले का आदेश दे सकते हैं। इस प्लेन में रूस सरकार के नीति निर्माताओं के बैठने की जगह होती है। परमाणु विस्फोट से होने वाले रेडिएशन का इस पर असर नहीं होता। इस विमान में एक भी खिड़की नहीं बनाई गई है। इस विमान के साथ रूस का MiG-29S चलता है। इसके अलावा Tu-96 न्यूक्लियर बॉम्बर भी बेड़े में होता है। Tu-160 व्हाइट स्वॉन बॉम्बर भी इसके साथ रहता है। बेड़े में चलने वाले सभी विमानों में न्यूक्लियर हथियार लगे होते हैं। बेड़े में चलने वाला Tu बॉम्बर बेजोड़ विमान है। इसकी स्पीड 2220 किलोमीटर प्रति घंटा है। Tu-40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। यह विमान 20,400 किलोग्राम वजन के हथियार लेकर उड़ान भर सकता है। इस बॉम्बर में 12 क्रूज मिसाइल लगाई जा सकती हैं। Tu की रेंज 3000 किलोमीटर है। इसको स्टेल्थ डिफेंस सिस्टम के हिसाब से डिजाइन किया गया है और रेडार इसे ट्रेस नहीं कर सकते। पुतिन इसी प्लेन में बैठकर अपना दफ्तर चला सकते हैं। दुनिया के किसी भी हिस्से पर हमले के लिए न्यूक्लियर कोड रिलीज कर सकते हैं। इसीलिए इसको डूम्सडे प्लेन कहा जाता है। यूक्रेन ने रूस के गर्व पर हमला करने का दुस्साहस किया है और इसीलिए रूस ने चेतावनी जारी कर दी है कि इन हमलों का भीषण बदला लिया जाना तय है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि यूक्रेन के हमले नाकाम कर दिए गए। तगनरोग एयरफील्ड पर स्टाफ मामूली रूप से घायल हुआ है। एक सामान्य इमारत के हिस्से को नुकसान पहुंचा है, लेकिन इन हमलों का भयंकर परिणाम यूक्रेन को भुगतना होगा। दिसंबर के महीने में रूस पर कोई बड़ा हमला नहीं हुआ था, लेकिन सीरिया का संकट खत्म होते ही बाइडेन ने एक बार फिर यूक्रेन को बड़े हमलों के लिए हरी झंडी दे दी। मॉस्को से संकेत मिल रहे हैं कि रूसी सेना यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका या नेटो ठिकानों को भी निशाना बना सकती है। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा की ओर से जारी एडवाइजरी को इसका आधार माना जा रहा है। मारिया ज़खारोवा ने कहा है कि रूस और अमेरिका के राजनयिक संबंध टूटने के कगार पर हैं। रूसी नागरिक यूरोप या अमेरिका की यात्रा ना करें। इस यात्रा में गंभीर खतरों का सामना करना पड़ सकता है।
माना जा रहा है कि रूस नेटो और यूरोपियन यूनियन के खिलाफ बड़े हमलों की तैयारी कर चुका है और इसीलिए नागरिकों को चेतावनी जारी की गई है। रूस यूरोप में नेटो ठिकानों पर मिसाइल हमले कर सकता है। सबसे पहला टारगेट पोलैंड का रेडजिकोवो मिसाइल बेस हो सकता है। यहां नवंबर में ही अमेरिका ने मिसाइलें तैनात की हैं। यहीं से यूक्रेन को अटैकम्स मिसाइलों की सप्लाई हो रही है। इसके अलावा बेल्जियम के क्लेन ब्रोगेल एयरबेस पर हमले किए जा सकते हैं। यहां से भी यूक्रेन को हथियार सप्लाई किया जा रहा है। जर्मनी में बुशेल एयरबेस पर अमेरिका के एटमी हथियार तैनात हैं। रूस यहां पर भी हमले कर सकता है। रूस के एजेंट यूरोप में अमेरिका सहित नेटो देशों के दूतावासों पर भी हमले कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो रूस नेटो के बीच जंग की ज्वाला भड़कनी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और कुर्स्क में बड़ी खबर है। कुर्स्क में रूसी सेना का बड़ा हमला, एक और इलाके को रूस ने मुक्त कराया। 100 से अधिक यूक्रेनी सैनिकों की मौत। तो यूरोप पर परमाणु विहीन विध्वंस का खतरा बढ़ गया है। हमला परमाणु हथियार से नहीं होगा, लेकिन तबाही परमाणु विस्फोट जैसी ही होगी। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों के मुताबिक रूसी सेना ने न सिर्फ यूक्रेन में बल्कि यूरोप में भी अपने टारगेट लॉक कर दिए हैं। अमेरिका का दावा है कि रूस आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही ओरेश्निक मिसाइलों से यूक्रेन के साथ साथ यूरोप में भी विस्फोट कर सकता है। तो सवाल यही है कि क्या पुतिन सेना का ऑपरेशन यूरोप आरंभ होने जा रहा है? यूरोप में विनाश की नई सुनामी आने जा रही है। यूरोप में ऐसा जलजला आ सकता है जिसमें कई देश एक साथ भस्म हो सकते हैं। परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं होगा। परमाणु धमाका नहीं होगा। लेकिन तबाही परमाणु विनाश जैसी ही होगी। विनाश का यह बड़ा बवंडर कोई और नहीं बल्कि पुतिन और उनकी सेना ला सकती है। रूस के रडार पर यूरोप के वो देश हैं जो नेटो सदस्य हैं, जो यूक्रेन को मदद देकर युद्ध की आग को लगातार भड़का रहे हैं। यूरोप को जलाने के लिए पुतिन की सेना ने इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल यानी ओरेश्निक को अपग्रेड कर लिया है। अमेरिकी खुफिया विभाग की रिपोर्ट है कि पुतिन और उनकी सेना IRBM मिसाइल से यूरोप में बड़ी तबाही मचाने की तैयारी कर चुकी है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के आधार पर पेंटागन ने कहा है कि रूस यूक्रेन और यूरोप में फिर से ओरेश्निक मिसाइल से विस्फोट करने वाला है। यूरोप में ओरेश्निक मिसाइल से विनाश का खतरा तब बढ़ गया जब पुतिन ने कहा कि ओरेश्निक मिसाइल परमाणु विहीन विनाश करने में सक्षम है, वैसा ही विध्वंस जैसा परमाणु हमले से होता है।
मतलब ये है कि रूस ने ऐसी ऑरिस्टिक मिसाइल बना ली है जो परमाणु हमला किए बगैर ही परमाणु विनाश जैसी तबाही मचा सकती है। रूस ने दुनिया भर के एक्सपर्ट की रिपोर्ट से यह पता लगाया है कि अमेरिका के मौजूदा डिफेंस सिस्टम, फिर चाहे वो थार्ड हो या पैट्रियट, रूस की ऑरिस्टिक के आगे फेल है। यही घोषणा पुतिन ने भी कर दी है। यही वजह है कि पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि ऑरिस्टिक मिसाइल के आने के बाद अब परमाणु बम की जरूरत नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने यूरोप और यूक्रेन में अपने टारगेट भी फिक्स कर लिए हैं। माना जा रहा है कि रूस नॉर्डिक और बाल्टिक देशों के साथ साथ लंदन और पेरिस को भी दहलाने की तैयारी कर चुका है। तो रूसी सेना ऑरिस्टिक मिसाइल से कहां-कहां हमला कर सकती है, रूस के टारगेट पर कौन-कौन से देश हैं, इस बात का पता तब चला जब रूसी मीडिया ने एक मैप जारी किया। रूसी मीडिया के मुताबिक अगर रूस बेलारूस के ब्रेस्ट से ऑरिस्टिक मिसाइल फायर करता है तो यह फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी 5 मिनट में पहुंच जाएगी। वही ब्रेस्ट से 406 किलोमीटर दूर मौजूद लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस को ऑरिस्टिक मिसाइल सिर्फ 1 मिनट 7 सेकंड में ध्वस्त कर सकती है। ब्रेस्ट से यूक्रेन की राजधानी कीव की दूरी 653 किलोमीटर है। ऑरिस्टिक यहां सिर्फ 2 मिनट 7 सेकंड में तबाही मचा देगी। रोमानिया में अमेरिका का जो एयरबेस है वो ब्रेस्ट से 1180 किलोमीटर दूर है। यहां रूस की IRBM मिसाइल 5 मिनट और 5 सेकंड में पहुंच जाएगी। पोलैंड में भी अमेरिका का एयरबेस है। ब्रेस्ट से अमेरिकी एयरबेस 686 किलोमीटर दूर है। इसे ऑरिस्टिक मिसाइल 3 मिनट 2 सेकंड में तबाह करने में सक्षम है। जर्मनी में मौजूद अमेरिका का रमस्टाइन एयरबेस और ब्रेस्ट के बीच 1405 किलोमीटर का फासला है। रूस की घातक मिसाइल रमस्टाइन एयरबेस को 6 मिनट और 1 सेकंड में हिट कर सकती है। ब्रेस्ट और पेरिस के बीच 1810 किलोमीटर की दूरी है। ऑरिस्टिक मिसाइल पेरिस में सिर्फ 8 मिनट और 3 सेकंड में विस्फोट कर सकती है। लंदन और ब्रेस्ट की दूरी 1850 किलोमीटर है। अगर ब्रेस्ट से मिसाइल फायर किया जाए तो यह लंदन सिर्फ 8 मिनट और 8 सेकंड में पहुंच जाएगी। रूसी मीडिया ने जो मैप जारी किया है उससे साफ है कि पुतिन के टारगेट पर 1 नहीं 2 नहीं 8 देश हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस सीक्रेट तौर पर ऑरिस्टिक से यूरोप की घेराबंदी कर रहा है। रूस की इस तैयारी से अमेरिका के साथ साथ तमाम नेटो देश दहशत में हैं। खासकर वो नेटो देश जो रूस के बेहद करीब हैं। ऑरिस्टिक मिसाइल परमाणु विनाश जैसी तबाही मचाने में सक्षम है। यही वजह है कि पुतिन ने घोषणा कर दी है कि ऑरिस्टिक मिसाइल आने के बाद अब परमाणु हथियारों की आवश्यकता नहीं है। सवाल यही है कि आखिर पुतिन ऑरिस्टिक मिसाइल को परमाणु बम से ज्यादा खतरनाक मिसाइल क्यों करार दे रहे हैं? क्या सच में ये मिसाइल इतनी खतरनाक है या फिर रूस ऑरिस्टिक के नाम पर नेटो को डरा और धमका रहा है? इस सवाल का जवाब हमें तब मिलेगा जब हम ऑरिस्टिक मिसाइल की ताकत और खासियत को जानेंगे। ऑरिस्टिक मिसाइल की रेंज 5500 किलोमीटर है, यानी ये 5500 किलोमीटर दूर जाकर टारगेट को ध्वस्त कर सकती है। ये 13000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाकर धावा बोलती है। ये अपने साथ 6 वॉरहेड लेकर जा सकती है। इस मिसाइल के हमले को दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस नहीं रोक सकता। ये परमाणु हमले जैसा विनाश करने में सक्षम है। इसके विस्फोट से अभेद्य बंकर भी नहीं बच सकते।
ये दुनिया में अपनी तरह की पहली और इकलौती मिसाइल है। इसकी तकनीक के बारे में किसी दूसरे देश को कुछ नहीं पता है। यही वजह है कि अमेरिका समेत पूरा नेटो इस वक्त ऑरेस्टिक मिसाइल की बात कर रहा है। अब सवाल यही है कि क्या पुतिन की तैयारी ऑरेस्टिक से नॉर्डिक, बाल्टिक और लंदन में एक साथ ब्लास्ट करने की है, या फिर पुतिन सेना ऑरेस्टिक के जरिए 3 साल से जारी यूक्रेन जंग का पटाक्षेप करने जा रही है। ये वो सवाल है जिसका जवाब दुनिया को बहुत जल्द मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और खार्किव में यूक्रेन का पलटवार, रूसी सेना के काफिले पर हमला, ड्रोन से रूसी सैन्य ट्रकों पर हमले। तो नॉर्थ कोरिया के बाद अब चीन भी युद्ध में रूस की मदद कर रहा है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन से नेटो देश दूरी बना रहे हैं। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि सत्ता संभालते ही वो युद्ध का अंत करवाएंगे। सीज फायर का प्लान भी तैयार होने वाला है। पोलैंड में बैठकें चल रही हैं, लेकिन इन सब के बीच यूक्रेन लगातार अपने इलाकों को गंवाता जा रहा है। रूस की सेना डोनेस्क जीत हासिल करती हुई आगे बढ़ रही है, तो वही कुर्स्क में यूक्रेनी सेना का संघार शुरू हो चुका है। हर दिन 100 से अधिक सैनिकों की मौत हो रही है। दो 2024 का आखिरी महीना यूक्रेन के लिए बहुत खराब साबित हो रहा है। रूस से ताबड़तोड़ प्रहार जारी है। रूस मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। ड्रोन से हमले कर रहा है। रूसी सेना की आर्टिलरी लगातार आग बरसा रही है। लेकिन यूक्रेन रूस पर पलटवार की जगह लगातार कमजोर साबित हो रहा है। रूस का डोनेस्क मिशन तेजी से आगे बढ़ रहा है। दनीप्रो के किनारे भी रूसी सेना मजबूत स्थिति में है। ज़ेपोरिज़िया में भी रूसी सेना की तैनाती बढ़ गई है। कुर्स्क में रूस ने यूक्रेन पर हमलों की शुरुआत कर दी है। डोनेस्क में लगातार हमलों के बाद रूस ने बेहद मजबूती हासिल कर ली। Bravo 6, second platoon is moving to rendezvous near your location. What's your status? Over. डोनेस्क का सबसे बड़ा सप्लाई रूट भी यूक्रेन ने गंवा दिया है। अब हालात ऐसे हैं कि यूक्रेन डोनेस्क के 5 इलाकों को खाली करने की तैयारी में है। लेकिन रूस की सबसे बड़ी तैयारी ज़ेपोरिज़िया में चल रही है। ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट की सुरक्षा बढ़ाई गई है। रूस के सैनिकों की तैनाती भी बढ़ा दी गई है। ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट की दीवारों के किनारे रॉकेट सिस्टम की तैनाती हुई है। रूस ने लॉन्ग रेंज BM-30 स्मर्च की तैनाती की है। इसके अलावा मीडियम रेंज के रॉकेट सिस्टम की तैनाती की गई है। न्यूक्लियर प्लांट की दीवारों के करीब सुरंगें भी खोदी गई हैं। रूस की सेना की तैयारियों से जाहिर हो रहा है कि रूस ज़ेपोरिज़िया के आसपास हमलों की तैयारी में है। ज़ेपोरिज़िया पावर प्लांट की सुरक्षा बढ़ाई गई है। क्रीवी री निकोपोल पर रूस हमला कर सकता है। रूस ने तमाम कोशिशों के बाद अब कुर्स्क में भी बढ़त हासिल कर ली।
नॉर्थ कोरिया के सैनिकों की तैनाती से कुर्स्क में रूस मजबूत हुआ है। अब चीन भी रूस को मजबूत कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस की सेना के लिए चीन से गाड़ियों की सप्लाई हुई है। चीन ने रूस की सेना के लिए हथियार भेजे हैं। नॉर्थ कोरिया चीन की मदद से रूस कुर्स्क में मजबूत हुआ है। कुर्स्क में यूक्रेनी सेना का संघार शुरू हो गया है। हवा से यूक्रेनी ठिकानों पर गाइडेड बम बरसाए जा रहे थे। जमीन पर रूसी सेना और नॉर्थ कोरियाई सैनिक यूक्रेनी फौज को घेर रहे हैं और फिर किसी खास इलाके में यूक्रेनी सैनिकों के पहुंचते ही ताबड़तोड़ हमलों की शुरुआत कर दी जाती है। कुर्स्क में सिर्फ 24 घंटे में ही यूक्रेन को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। तो 24 घंटे में यूक्रेन को बड़ा नुकसान हुआ है। कुर्स्क में यूक्रेन के 200 सैनिकों की मौत हुई है। कुर्स्क में यूक्रेनी सैनिकों के शवों के ढेर लग गए। रूसी सेना के हमले में टैंक और 3 ब्रैडली वाहन भी भस्म हो गए। कुर्स्क के 2 और गांवों पर रूसी सेना का कब्जा हो गया है। नॉर्थ कोरिया के बाद कुर्स्क जंग में चीन से भी मदद की खेप आई है। कुर्स्क में चीन के डेजर्ट क्रॉस वाहन तैनात किए जा रहे हैं। इन वाहनों से यूक्रेनी क्षेत्र में रेड का शक है। चीन से रूस में बड़े पैमाने पर वाहन की सप्लाई हुई है। ये वाहन कीचड़ में चलने में सक्षम है, जिससे बर्फबारी के बीच भी हमला किया जा सकता है। डोनेट्स्क के पोक्रोवस्क में रूस का कब्जा हो गया है। यहां रूसी सैनिकों का बड़ा हमला हुआ। यूक्रेनी सेना ने यहां मोर्चा छोड़ दिया है। पूरे इलाके पर अब रूस का कब्जा है। यूक्रेन के 1 दर्जन से अधिक इलाकों पर रूसी सेना के हमले हो रहे हैं। पोक्रोवस्क पर कब्जे के बाद यूक्रेन के लिए डोनेट्स्क में टिके रहना बहुत मुश्किल होगा। पोक्रोवस्क कब्जे से यूक्रेन का अहम सप्लाई रूट बंद। यूक्रेन में पोक्रोवस्क से ही कोयले की सप्लाई। डोनेट्स्क में लगातार हार के बाद अब ज़ेलेंस्की कई इलाकों में सरेंडर करने का प्लान बना रहे हैं। डोनेट्स्क के लोगों को इसकी जानकारी दे दी गई है। फिलहाल 5 इलाकों में यूक्रेन सरेंडर कर सकता है। पोक्रोवस्क से यूक्रेनी सैनिक लौटेंगे। चासिव यार में भी जंग नहीं होगी। टोरेस्क से भी यूक्रेनी सैनिक लौटेंगे। यूक्रेन सेना के हटने के बाद तमाम इलाकों में रूसी सेना का कब्जा होना तय है, इसलिए यूक्रेन ने नागरिकों को इसकी जानकारी दी है। अब जिसे यूक्रेन छोड़कर दूसरी जगह जाना हो, उसके पास बेहद कम समय है। हथियार और सैनिकों की कमी के बीच ज़ेलेंस्की अब बातचीत के लिए तैयार है। ज़ेलेंस्की के सलाहकार ने इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि यूक्रेन रूस से समझौते के लिए तैयार है। यूक्रेन उचित शर्तों पर युद्ध विराम चाहता है। ज़ेलेंस्की भी जंग खत्म करने के पक्ष में है। ट्रंप भी रूस यूक्रेन की जंग रुकवाने का ऐलान कर चुके हैं और इसका असर भी दिखने लगा है। नेटो देशों से यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई की रफ्तार बहुत धीमी पड़ चुकी है। नेटो के देश यूक्रेन से दूरी बनाने लगे हैं। हालांकि नए साल के पहले महीने में यूक्रेन को कई हथियार मिलने वाले हैं, लेकिन सवाल है कि जब सैनिक ही नहीं होंगे तो हथियारों का इस्तेमाल कौन करेगा। यूक्रेन में सैनिकों की भारी कमी की वजह से ही कुर्स्क में यूक्रेन का मोर्चा कमजोर पड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ कुर्स्क मिशन में ही यूक्रेन अपने 40,000 से अधिक सैनिकों को गंवा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो रूस यूक्रेन में लॉन्ग रेंज वेपन्स के इस्तेमाल के साथ जंग का दायरा बढ़ रहा है और बारूदी तबाही युद्ध विराम की उम्मीदों को ध्वस्त कर रही है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यह युद्ध क्षेत्र में आक्रामकता बढ़ने के बाद त्वरित रणनीतिक प्रसार नहीं है,
बल्कि यूरेशिया में बदल रहे बारूदी हालात स्ट्रैटेजिक सेंटर्स में बने विस्तृत प्लान का नतीजा है। यानी ये जंग जानबूझकर भड़काई जा रही है और इसे रूस बनाम नेटो बनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन कौन कर रहा है ये कोशिश और क्यों कर रहा है, देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। रूस की यूक्रेन के खिलाफ इस जंग में सब कुछ तहस नहस हो चुका है। खोने के लिए अब सिर्फ क्षेत्रीय अधिकार है। कीव का वो कमांड सेंटर है जहां से रूस के खिलाफ गतिविधियों के फैसले लिए जा रहे हैं। और ये कमांड सेंटर ऑपरेट हो रहा है 9000 किलोमीटर दूर से। ये ऑपरेटिंग सेंटर है अमेरिका का रक्षा विभाग पेंटागन, जो यूक्रेन को सहारा देकर रूस के खिलाफ जंग को भड़का रहा है। रूस पर बारूदी घेरा, बाइडेन ने बढ़ाया दायरा। इस जंग में लगातार हालात बिगड़े हैं, नुकसान भी बढ़ा है, इसलिए ट्रंप ने युद्ध विराम की कल्पना को हवा दी है। लेकिन अमेरिका के अंदर प्रभुत्व की जंग ने इस उम्मीद को भी धराशायी कर दिया। अमेरिका में ट्रंप शासन का काम शुरू होने से पहले ही जो बाइडेन उनके लिए मुश्किलें खड़ी करते नजर आ रहे हैं। दरअसल नेटो को लेकर ट्रंप के अलग रुख से यूक्रेन के सहयोगी नेटो देशों में एक डर का माहौल है। ट्रंप शासन में नाटो से अमेरिका के अलग होने की स्थिति में बाल्टिक और नॉर्डिक देशों पर रूस हावी होगा। इसलिए ट्रंप के सत्तासीन होने से पहले बाइडेन जंग भड़काकर ट्रंप के भविष्य के फॉर्मूले पर पानी फेर रहे हैं। ये वीडियो यूक्रेन के मोर्चे पर बाइडेन की नई रणनीति लागू होने का सबूत है। रूस पर एक बार फिर से नेटो की मदद से मिले लॉन्ग रेंज वेपन दागे जा रहे हैं। यानी रूस की जमीन पर बदले की कार्रवाई में नेटो के हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं। और इसके विध्वंसक परिणाम का अनुमान कोई भी लगा सकता है। यूक्रेन के रूस पर जारी हमले के 3 नतीजे होंगे। पहला, रूस की जवाबी विध्वंसक कार्रवाई। दूसरा, नेटो देशों के खिलाफ रूस का एक्शन। और तीसरा, ट्रंप का यूक्रेन के युद्ध में फंसना। लेकिन प्रश्न यह है कि 33 महीने से ज्यादा से जारी युद्ध में अगर रूस के खिलाफ बारूद बरस रहा है तो जंग में बदलाव का अनुमान क्यों है? इस प्रश्न का उत्तर है बाइडेन और ट्रंप के बीच जारी अमेरिकन सत्ता का संघर्ष, जिस पर ट्रंप आने वाले हैं। अब ये हो, इसके पहले ही प्रेसिडेंट बाइडेन ने यूक्रेन के सहायता पैकेज में बढ़ोतरी कर दी। बाइडेन ने युद्धग्रस्त यूक्रेन के लिए $20 बिलियन यानी करीब 1,70,000 करोड़ का लोन जारी कर दिया है, जिसका मतलब है कि युद्ध को भड़काने के लिए प्रेसिडेंट बाइडेन ने यूक्रेन को रिचार्ज दे दिया है। और ये रिचार्ज ऐसा है जो अमेरिका और नेटो को भी इस युद्ध में शामिल करता है। यानी ट्रंप के सत्ता संभालने पर क्षेत्रीय आधार पर युद्ध विराम की शर्तें बदल जाएंगी या फिर अमेरिका डायरेक्ट युद्ध में होगा। अब प्रश्न यह है कि आखिर बाइडेन ने ऐसा किया क्यों? या बाइडेन पर सिर्फ अपनी पार्टी का दबाव है या फिर अमेरिका की ग्लोबल लीडरशिप को वो युद्ध के मैदान में फंसाना चाहते हैं? इन प्रश्नों का जवाब अमेरिका की भूमिका से समझिए। हाल ही में पेरिस में ट्रंप, ज़ेलेंस्की और मैक्रो की मुलाकात हुई थी, जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने मॉस्को और कीव की दुश्मनी खत्म करने की बात कही। उन्होंने यूक्रेन रूस का संघर्ष समाप्त करने के लिए एक समझौते की बात भी दोहराई थी। लेकिन दावा किया जा रहा है कि इस बातचीत में ज़ेलेंस्की ने क्षेत्रीय रियायत के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था, जिसके बाद ट्रंप का रुख नेटो पर बदल गया। उन्होंने सत्ता संभालने के बाद नेटो से अलग होने का ऐलान कर दिया। इसलिए भविष्य की आशंका को भांपते हुए बाइडेन ने जंग को विस्तार देने का कार्यक्रम आगे बढ़ा दिया।
हालांकि क्रेमलिन ट्रंप की योजना पर विचार करने के लिए तैयार है। क्रेमलिन उन प्रस्तावों पर अध्ययन के लिए तैयार है जिसमें ट्रंप का दखल होगा, लेकिन बाइडेन ये नहीं चाहते। इसलिए जंग को भड़काने की तैयारी के तहत पहले यूक्रेन को रिचार्ज किया गया है और फिर नेटो को जंग के लिए तैयारी का आदेश दे दिया। इस तैयारी के तहत यूरोप के देशों से बड़ी संख्या में हथियार पोलैंड ट्रांसफर किए जा रहे हैं, जिसकी जानकारी रूस को भी मिल चुकी है। दावे के तहत नेटो के हेडक्वार्टर पहुंचने वाले हथियारों की आवाजाही फ्रांस में A63 मोटरवे और जर्मनी के मैग्डेनबर्ग की सड़कों पर दर्ज हुई है। और अगर ये दावा सही है तो इसका मतलब है नेटो में रूस को लेकर खलबली मची हुई है। और खलबली को महसूस करते हुए रूस भी विध्वंसक जवाबी कार्रवाई की तैयारी में जुट गया, जिसका प्रमाण है रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव का बीजिंग दौरा। और ये दौरा नॉर्डिक और बाल्टिक देशों के लिए अलर्ट अलार्म से कम नहीं है। इसलिए नेटो ने पोलैंड से लेकर बाल्टिक सागर तक तैनाती दुरुस्त करनी शुरू कर दी है, ताकि नॉर्डिक रीजन के डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और आइसलैंड की सुरक्षा हो सके। तो वहीं दूसरी तरफ बाल्टिक रीजन के एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया को युद्ध संकट से उबारा जा सके। इस तैयारी का एक बड़ा कारण बाइडेन के युद्ध विस्तार प्लान का मिला सबसे बड़ा संकेत है। और संकेत यह है कि हंगरी के पीएम ऑर्बन की मध्यस्थता में क्रिसमस के दिन युद्ध विराम की पेशकश को ज़ेलेंस्की ने ठुकरा दिया है। यानी रूस और यूक्रेन के लिए जो दिन खुशी और त्योहार का होता है, उस दिन भी ज़ेलेंस्की बारूद बरसाने का प्लान बना चुके हैं, जो जंग को बढ़ाने और ट्रंप के प्लान को बर्बाद करने की दिशा में सबसे बड़ा कदम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और असद शासन के खात्मे के बाद सीरिया इजरायल के लिए एक खुले मैदान की तरह है, जहां IDF की सेना तेजी से आगे बढ़ रही है। बेंजामिन के जवान अब दमिश्क से महज 20 किलोमीटर दूर हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि HTS कमांडर गोलानी इजरायल के मुद्दे पर चुप है। उनका प्राइमरी टारगेट सीरिया नहीं, ईरान है। सवाल है कि क्या गोलानी CIA का मोहरा है? क्या सीरिया में जो कुछ हुआ या हो रहा है उसके पीछे अमेरिका है? इस रिपोर्ट में देखिए। सीरिया में विद्रोह जहां असद साम्राज्य का अंत लेकर आया, वहीं बेंजामिन के लिए इजरायल विस्तार का सुनहरा मौका। बेंजामिन नेतन्याहू के आदेश पर इजरायल की सेना सीरिया की जमीन पर आगे बढ़ रही है, कब्जा कर रही है। सीरिया में इजरायली सेना रुकने का नाम नहीं ले रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक IDF के जवान कोनेत्रा तक पहुंच चुके हैं। यहां जगह जगह इजरायल के झंडे लगाए जा रहे हैं। इजरायली सेना के टैंक सड़कों पर गश्त कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इस इलाके में छिपे विद्रोही लड़ाकों को इजरायली सैनिक ढूंढ ढूंढ कर खत्म कर रहे हैं। लेकिन इन तस्वीरों और इजरायली एक्शन के बाद भी HTS कमांडर अबू मोहम्मद अल गोलानी चुप हैं। वो इजरायल का नाम तक मुंह से नहीं निकाल रहे। उनका पूरा फोकस इस वक्त ईरान पर है। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि दुनिया को सीरिया के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। लोग युद्ध से थक चुके हैं और देश दूसरे संघर्ष के लिए तैयार नहीं है। चिंता की वजह ईरानी मिलिशिया और हिजबुल्लाह था। डर असद शासन से था, जो अब खत्म हो चुका है। अब देश विकास और स्थिरता की ओर बढ़ रहा है।
जहां गोलानी ईरान को खतरा मान रहे हैं, वहीं एचटीएस के प्रवक्ता इजराइल पर टिप्पणी तक से बच रहे हैं। जरा सुनिए कैसे जब एक इंटरव्यू के दौरान उनसे इजराइल पर सवाल किया गया तो वो इस मुद्दे पर बचते नजर आए। एचटीएस का यह रुख ऐसे वक्त पर है जब इजराइल पूरे सीरिया में एयर स्ट्राइक कर रहा है। उसकी कोशिश सीरियाई सेना के बचे हुए हथियार भंडार को खत्म करना है। आईडीएफ की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना सीरिया की 80% सैनिक क्षमता खत्म कर चुकी है और अभी भी उसके हमले जारी हैं। इजराइल जहां सीरिया की जमीन को छलनी कर रहा है, वहीं तेजी से उस पर कब्जा भी कर रहा है। आईडीएफ जवान कोनेत्रा पर कब्जा कर चुके हैं। वो दमिश्क से महज 20 किलोमीटर दूर है। इजराइल ने 3 दिन में 500 से ज्यादा एयर स्ट्राइक की है। 2 नौसैनिक अड्डे तबाह कर दिए, जिसमें 4 जहाज नष्ट हो गए। मर्च रुहाइल एयरबेस पर हमला किया, जिसमें 16 फाइटर जेट तबाह हो गए। इजराइल के बारूदी कदम और एचटीएस की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। सवाल है कि एचटीएस और अबू मोहम्मद अल गोलानी के शांत होने की वजह क्या है। वॉर एक्सपर्ट्स की माने तो इसकी 2 वजह हो सकती हैं। नंबर 1, एचटीएस कमांडर गोलानी सीआईए का मोहरा है। नंबर 2, वो एचटीएस को दुनिया में मान्यता दिलाने के लिए अपना रुख बदल रहे हैं। दरअसल अमेरिका एचटीएस को आतंकी सूची से बाहर करने वाला है। यूरोप के देश भी एचटीएस का नाम आतंकी सूची से हटाने की तैयारी में है। वहीं बाइडेन प्रशासन के टॉप लीडर जल्द मिडिल ईस्ट के दौरे पर जाने वाले हैं, जहां उनके एजेंडे में शीर्ष पर सीरिया और एचटीएस होगा। जल्द एंटनी ब्लिंकन जॉर्डन और तुर्की का दौरा करने वाले हैं। वहीं जेक सुलिवन इजराइल, कतर और मिस्र का दौरा करेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान सीरिया में विद्रोही गुटों से मिलकर काम करने पर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। जहां अमेरिका सीरिया में एचटीएस शासन की नींव रखने की तैयारी कर रहा है, वहीं गोलानी ने भी अपने रास्ते की हर कील को हटाना शुरू कर दिया है। सीरिया में गोलानी ने बाकी विद्रोही गुटों से मुलाकात की है। माना जा रहा है कि मुलाकात के जरिए वो विद्रोहियों के आपसी संघर्ष पर लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि दुनिया भर में फैले सीरियाई रेफ्यूजियों को वापस लाया जा सके। गोलानी की ये कोशिश रंग भी लाने लगी है। ये तस्वीरें उत्तरी सीरिया की बताई जा रही हैं। दावा है कि तुर्की से हजारों की संख्या में सीरियाई शरणार्थी वापस लौट रहे हैं। ये सभी 2011 में गृह युद्ध शुरू होने के बाद देश छोड़कर चले गए थे। साफ है, गोलानी के जरिए अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में रूस के पांव उखाड़ दिए हैं। वहीं इजराइल के लिए ये एक सुनहरे मौके की तरह है। अब देखना यह है कि बाइडेन की ये नीति मिडिल ईस्ट को किस तरफ लेकर जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो असद के शासन में विद्रोहियों पर केमिकल अटैक हुए। विद्रोह करने वालों के साथ सीरियाई सेना ने बर्बरता की, लेकिन अब असद सेना के ऐसे कमांडर गोलानी के निशाने पर है। एचटीएस कमांडर ने साफ कर दिया है कि सीरिया में असद के जल्लादों से चुन चुन कर बदला लिया जाएगा। सीरिया में बशर शासन का अंत हो चुका है और अब एचटीएस के कमांडर अबू मोहम्मद अल गोलानी के टारगेट पर हर वो शख्स है जिसने बशर के राज में सीरिया के लोगों पर जुल्म ढाए।
आवाज उठाने वाले विद्रोहियों के साथ बर्बरता की। गोलानी ने ऐसे लोगों को सजा देने का ऐलान किया है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों और दुनिया भर के देशों से आग्रह किया है कि वो बशर के करीबियों को सीरिया प्रत्यर्पण करें। उन्होंने अपने एक बयान में कहा, हम बंदियों को प्रताड़ित करने वालों को सजा देंगे, उन्हें फांसी देने वालों के साथ वैसा ही किया जाएगा। हमारे देश में ऐसे लोगों को जवाब देना होगा। हम अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से मांग करते हैं, इन अपराधियों का जल्द से जल्द प्रत्यर्पण करें। विद्रोही लड़ाके बीते 3 दिनों से सीरियाई सैनिकों को ढूंढ कर कत्ल कर रहे हैं। इसके साथ ही बशर के करीबियों को भी खत्म किया जा रहा है। बीच चौराहे फांसी दी जा रही है। जिस शख्स को विद्रोही दौड़ा कर पीट रहे हैं, उसका नाम असद शासन के सबसे क्रूर लोगों की लिस्ट में शामिल है। इसका नाम तलाल दक्काक है, जिसे हमा में बीच सड़क हजारों की भीड़ के सामने फांसी दे दी गई। तलाल दक्काक असद की टाइगर फोर्स का सदस्य था। असद शासन में उसे बेहद क्रूर माना जाता था। दक्काक कैदियों को अपने भूखे शेर के सामने फेंक देता था। यही वजह है कि विद्रोहियों ने हमा में बीच चौराहे पर लटका दिया। इस दौरान हजारों की भीड़ नारे लगाती नजर आई। विद्रोहियों की टारगेट पर न सिर्फ असद के करीबी और उनके शासन के क्रूर लोग हैं, बल्कि असद परिवार से जुड़ी हर चीज को विद्रोही नष्ट कर रहे हैं। ये लताकिया के शहर करदाहा की तस्वीरें हैं, जहां बीती रात बशर के पिता हाफिज अल असद की कब्र को आग के हवाले कर दिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, हमा शहर में मौजूद हाफिज अल असद की प्रतिमा के साथ भी बर्बरता की गई। विद्रोहियों ने प्रतिमा को एंटी एयरक्राफ्ट गन से भून डाला और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और ईरान में फिर से बड़ा गृह युद्ध छिड़ सकता है। ईरान की आधी आबादी खामनेई और उनकी हुकूमत के खिलाफ मोर्चा खोल सकती है। इस विद्रोह का कारण बनेगा वो कट्टरपंथी फैसला जो खामनेई ने लिया है। ईरान में विद्रोह की बड़ी आग फिर से भड़क सकती है। ईरान की आधी आबादी फिर से सड़कों पर उतर सकती है। ईरान की लड़कियां और महिलाएं खामनेई हुकूमत के खिलाफ हल्ला बोल सकती हैं। ईरान में वैसी ही बड़ी क्रांति शुरू हो सकती है जो 2022 में हुई थी। इस क्रांति का कारण बन सकता है खामनेई हुकूमत का वो फैसला जिससे आधी आबादी की आजादी छिन जाएगी। ईरान में नया फरमान जारी हुआ है, जिसके मुताबिक ईरान में महिलाओं के लिए हिजाब पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। हिजाब नहीं पहनने पर, फरमान नहीं मानने पर 15 साल की कैद या सजाए मौत दी जाएगी। खामनेई के इस फरमान के बाद ईरान की महिलाएं और लड़कियां भड़क गई हैं। इस फैसले का विरोध होना शुरू हो गया है। माना जा रहा है कि ईरान में इस फैसले के खिलाफ 2022 जैसा ही बड़ा विरोध प्रदर्शन शुरू हो सकता है।